राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार नानक फिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार चिंता ताकी कीजिए। इंडिया में हर फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पे कोई ना कोई मूवी जरूर आती है, लेकिन पिछले साल एक ऐसी मूवी आई जिसे सेंसर बोर्ड ने बैन ही कर दिया। मूवी का नाम था पंजाब 95। पंजाब 95 पंजाब 95 पंजाब 95 पंजाब 95 और सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में से 127 सीन काटने की मांग की। 27, 28 kind of a cuts, not 125. I'm ready to accept 150 cuts. Let it come from the court, from court of law. Don't arm things. लेकिन इस मूवी में ऐसा है क्या जिससे पूरा सिस्टम डरा हुआ है? ये मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो पंजाब के लाखों लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आया, जिसने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई और हजारों लावारिस लाशों का वारिस बना। ये कहानी है सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की। लेकिन अब सवाल ये है, क्यों एक नॉर्मल बैंक डायरेक्टर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बना और सीधा सरकार से टकरा गया? उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? इसका जवाब पंजाब की खून भरी हिस्ट्री में छुपा है, जहां से खालड़ा जी की लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से लौटना नामुमकिन था। उन्नीस सौ 84 से 1995 के बीच पंजाब अंधेरे में था। इसी दौरान हजारों नौजवान गायब हुए। उनकी ना कोई लाश मिली, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई फाइल। लेकिन ये अंधेरा अचानक नहीं आया था। इसकी शुरुआत 1947 से हो चुकी थी। August 1947. The British are quitting India nearly 200 years after they took power. 1947 में जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, पंजाब वॉज सफरिंग। अंग्रेजों ने एक पेंसिल की लाइन से पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए। Sort of bizarre lines which were ever drawn across a map. न्यू बॉर्डर्स बने, जिसका नतीजा दंगे हुए, सैकड़ों गांव उजड़े, ट्रेनों की ट्रेनें लाशों से भरकर आती थी। और इसी बॉर्डर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, खालड़ा। यहीं 5 साल बाद जसवंत सिंह पैदा हुए। उनके पिता उन्हें बताया करते कि कैसे एक लकीर ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी और घर उजाड़ दिए। Communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. आज़ादी के सिर्फ 18 साल बाद 1965 की जंग शुरू हुई। बॉर्डर के गांव खालड़ा, पट्टी, खेमकरण फिर से खाली करवाए गए। गांव में सायरन्स बजते, टैंक्स आते, इवैक्यूएशन होती। 13 साल का जसवंत ये सब कुछ अब अपनी आंखों से देख रहा था। पंजाब फिर से जल उठा और लोग फिर से अपने घरों से भागने लगे। अब छोटा जसवंत समझने लगा था कि लड़ाई बॉर्डर के उस पार से स्टार्ट हो या फिर इस पार से, हमेशा परेशान आम आदमी ही होता है। अगले साल पंजाब को एक बार फिर से तोड़ने की साजिश बनी और पंजाब से हरियाणा, हिमाचल अलग किए गए और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मींस चंडीगढ़ को भी अलग किया गया। अब पंजाब को 1947 के बाद दूसरी बार काटा गया। इसी बात ने जसवंत को अंदर से हिला दिया। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जो आगे हुआ वो इससे कई गुना भयानक था। सिखों और निरंकारियों के बीच लंबे अरसे से क्लैश चल रहा था। इसी बीच हरमंदिर साहिब के बिल्कुल नजदीक निरंकारियों ने एक समागम रखा। सिख उनके विरुद्ध शांतिपूर्व प्रोटेस्ट करने निकले और समागम के दौरान पहला पत्थर निरंकारियों की तरफ से आया। फिर गोलियां चली, 13 सिख शहीद हुए। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में सिखों का कोई कसूर नहीं था। वे निहत्थे प्रोटेस्ट करने निकले थे, लेकिन फिर भी केस सिखों के खिलाफ दर्ज किया गया। ये वो पल था जब सिखों का सिस्टम से
पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था और वे मानने लगे सिस्टम इंसाफ के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटीज को दबाने के लिए बना है। इसी इंसिडेंट के बाद पंजाब में मिलिटेंसी की वो चिंगारी जली जो आगे जाकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। 1980s में पंजाब में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले। उन्होंने नौजवानों को नशा और गलत कामों से रोका और सिख पहचान जैसे शस्त्र धारण करना, किसी के सामने ना झुकना और अन्याय के खिलाफ बेबाक होकर बोलना, इन सारी चीजों को प्रमोट किया। अपने पिताजी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, बिना शास्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, गह कान ताको किते लै सधानो, यही मोर आज्ञा सुनो सिख प्यारे, बिना शास्त्र के संग न देवो दिदारे। इसी दौरान पंजाब का माहौल और भी खराब होना शुरू हो गया, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या फिर मिलिटेंट ग्रुप्स हो, दोनों में ही बहुत बुरे और करप्ट लोग शामिल हो चुके थे। और इसी बीच भिंडरांवाला का नाम इन मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ जोड़कर देखा जाने लगा और बातें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना पड़ा। 1984 यही वो साल था जब सिखों के दिलों पर गहरी चोट पहुंची। जून 1 से 10 के बीच मिलिटेंट्स अंदर होने का बहाना लगा के सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। आर्मी, टैंक्स, आर्टिलरी के साथ गोल्डन टेम्पल पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन का मेन मुद्दा था भिंडरांवाला को एलिमिनेट करना, जो कि किसी भी खून खराबे के बिना इजीली किया जा सकता था। अमृतसर के डीसी गुरदेव सिंह ने पंजाब सरकार को बोला भी था कि हम भिंडरांवाले को हरमंदिर साहिब पे अटैक किए बिना किसी और दिन अरेस्ट कर सकते हैं। इवन जनरल एस.के. सिन्हा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी इस ऑपरेशन को करने से मना कर दिया था। और तो और जून 1 से 10 के बीच में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व होता है और पूरी दुनिया से हजारों लोग यहाँ पर माथा टेकने आए हुए होते हैं। इन सारी चीजों को इग्नोर करके सरकार ने बिना वार्निंग, बिना नोटिस गोल्डन टेम्पल पे हमला किया और अकाल तख्त तोड़ दिया। इसमें हजारों इनोसेंट लोगों की जानें गई और अनेक लोग जख्मी हुए। खालड़ा जी और उनकी फैमिली अब गहरे सदमे में। खालड़ा जी को अब ऐसे लग रहा था कि मानो उनकी रूह सीने से निकल चुकी हो। और ये सिर्फ खालड़ा जी के घर की कहानी नहीं थी, पूरे देश में सिखों का यही हाल था। अकाल तख्त को टूटा देख सिख गुस्से से भरे हुए थे और इसके रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। और इसके अगले 3 दिन देश में गवर्नमेंट फंडेड गुंडे सिखों को खोज खोज कर मारने लगे। वोटर लिस्टों से घर मार किए गए, टायर्स डालकर जिंदा जलाए गए, माएं बहनों का रेप किया गया। सिर्फ 3 दिन में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। अब जसवंत के अंदर एक सवाल जलने लगा था। वे सोचने लगे कि एक माइनॉरिटी कौम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं और तो कहां ही होगी। गोल्डन टेम्पल और दिल्ली सिख जेनोसाइड की आग अभी थमी नहीं थी कि पंजाब में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट की आड़ में हजारों फेक एनकाउंटर्स होने शुरू हो गए। इस कानून के तहत पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया गया कि कोई भी शक्की लगे उसे उठाओ, बिना सबूत, बिना किसी जांच गोली मारो। इतना ही नहीं, इन हत्याओं के बदले पुलिस ऑफिसर्स को जॉब प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स भी मिलते। लो जी, बनाओ मैनू सब इंस्पेक्टर दीप सिंह राणा। पंजाब में हर रोज लोग गायब हो रहे थे, मारे जा रहे थे और कोई भी बोलने की हिम्मत न करता। पंजाब मानो एक काले अंधेरे में डूब चुका था। बस इसी अंधेरे में जसवंत सिंह खालड़ा जी एक मशाल बन के आए और पंजाब के लोगों के लिए खड़े हो गए। हनेरे ने अपना जोर विखाउण लई धरती ते पैर पाया, पर कहंदे आ दूर किसे झौंपड़ी चों एक दीपक ने सिर चुकिया। उसने कहा कि मैं हनेरे नूं चैलेंज करदा।
1980 के बीच खालड़ा जी अमृतसर की एक कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर का काम करने लगे। उनके 2 कोलीग्स प्यारा सिंह और अमरीक सिंह एक दिन अचानक गायब हो गए। पुलिस स्टेशन का जवाब था ये दोनों मिलिटेंट्स होंगे, अमेरिका कनाडा भाग गए होंगे। क्या कि बच्चे यूरोप दे विच, कनेडा दे विच, अमेरिका दे विच दिहाड़ियां कर रहे ने ते ये मनुखी अधिकार संगठन सानू कह रहे ने कि हजारों बच्चे लापता ने। एक चैलेंज सीगा। लेकिन खालड़ा जी जानते थे कि ये लोग मिलिटेंट नहीं, इनोसेंट थे। और अब खालड़ा जी सोचने लगे कि ये लोग गए तो गए कहाँ। खालड़ा जी ने सैकड़ों पुलिस स्टेशंस, रजिस्टर्स, फाइल्स खंगाल डाले, लेकिन हर जगह खामोशी पाई। अब पंजाब में एक काला दौर शुरू हो चुका था। हर रोज नौजवान गायब हो रहे थे, लेकिन पुलिस का जवाब हमेशा एक ही था, आपका बेटा कनाडा या अमेरिका भाग गया होगा। लेकिन सच कनाडा या अमेरिका नहीं था। सच तो पंजाब के बीचों बीच क्रेमेशन ग्राउंड्स में छुपा था, और इसी सच तक पहुंचने के लिए खालड़ा जी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फिर एक दिन अचानक से किसी सीक्रेट सोर्स ने बताया कि आपके सारे सवालों का जवाब दुर्गाना मंदिर क्रेमेशन ग्राउंड्स में छुपा है। बस इसके बाद पंजाब का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। खालड़ा जी वहां पहुंचे और सारे रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। रजिस्टरों में लिखा था अननोन, अनक्लेम्ड, अनआइडेंटिफाइड, एक के बाद एक सैकड़ों एंट्रीज। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये, इनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें खालड़ा जी पर्सनली जानते थे। बस इसी मोमेंट पे खालड़ा जी समझ चुके थे कि पंजाब में लोग गायब नहीं हो रहे, गायब किए जा रहे हैं, और वो भी बाय स्टेट, बाय पुलिस। खालड़ा जी को सिर्फ दुर्गाना मंदिर से ही 1000 के करीब इलीगल क्रिमेशन रिकॉर्ड मिला। फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी एक्सपेंड किया। मजिठा, तरन तारण, पट्टी, रिकॉर्ड, फाइल्स आफ्टर फाइल्स, सब कुछ खुलता गया और एक हॉरिफाइंग पैटर्न सामने आया। इन्हीं 3 जगहों पर 6000 के करीब इलीगल क्रिमेशंस हो चुकी थी। कि ਅਸੀਂ हैरान रह गए कि अमृतसर जिले के 3 शहरों ਦੀਆਂ म्यूनसिपल कमेटियां ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। और पूरे पंजाब में ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 25,000 था। सोचो, ये पेपर्स पर केवल नंबर्स नहीं थे, ये 25,000 लोग, किसी के बेटे, किसी के भाई बहन, माता पिता थे। ये सारा रिकॉर्ड एक फाइल में कंपाइल करने के बाद खालड़ा जी मीडिया के सामने गए और सारे नंबर्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स दिखाए और सवाल किया कि इन 25,000 लोगों का क्या कसूर था, क्यों इन्हें लवारिस बोल के जला दिया गया। पंजाब पुलिस एक्सपोज हो चुकी थी, सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका था। और एक दिन तरन तारण के एसपी अजीत संधू खालड़ा जी को सीधी धमकी देने लगे। ओ हेलो, अपनी जान की खैर मना और सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दे। अगर हम 25,000 लोगों को गायब कर सकते हैं तो इसमें एक और नाम जोड़ देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, समझा? Now the situation was खालड़ा वर्सेस होल सिस्टम। पुलिस ने डिसाइड कर लिया था कि खालड़ा जी को अब खामोश करना होगा और खालड़ा जी की आवाज़ हमेशा के लिए बंद करनी होगी। लेकिन जिसे वो खामोश करने जा रहे थे, उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि खालड़ा जी की रगों में किसका खून दौड़ रहा है, खालड़ा जी किसका DNA है। खालड़ा जी किसी आम फैमिली से नहीं थे। उनके दादाजी हरनाम सिंह 1914 में कोमागाटामारू शिप पे कनाडा जाने वाले लोगों में से एक थे और कनेडियन बॉर्डर पे उन्हें रेसिज्म, डिनाइड एंट्री का सामना करना पड़ा और फिर वे इंडिया वापस आए और गदर मूवमेंट में हिस्सा लिया और उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। खालड़ा जी यही सब देश प्रेम की कहानियां सुन के बड़े हुए थे। पूरी लाइफ वह किसी भी इंसान, नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड इज, वह अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाते। इस
इसका सबूत हमें उनके हैंड रिटन लेटर से मिलता है। 1995 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब पूरा देश चुप था तो जसवंत सिंह खालड़ा ने खुलेआम एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें वह लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद और गोल्डन टेम्पल पर हमला, दोनों ही इंसिडेंट्स ने इंडिया के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के मखौटे का पर्दाफाश किया है। बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के विरोध में वे 4 दिनों के अनशन पे भी गए। इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस तीनों का अब असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। वो जिहड़ा रामराज सैकुलरिज्म दे नां ते पर्दा पाई बैठा सी, वो पर्दा श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते गोलाबारी होण ते ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਰੂਪ शिव सेना ते बीजेपी दे अलायंस ने भी दिखाया है। वो सीधा इन बड़ी पार्टियों से टकरा रहे थे, बिना डरे बिना झुके। ये वही सेम स्पिरिट थी जो कभी उनके आइडल भगत सिंह और उनके दादाजी हरनाम सिंह ने गोरों के विरुद्ध दिखाई थी। नाउ बैक टू द स्टोरी। 1995 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खालड़ा जी को पुलिस, पॉलिटिशियनों से थ्रेट आने शुरू हो गए। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इंडिया में उनकी आवाज को दबाया जाएगा। इसी वजह से वह इंटरनेशनल टूर प्लान करने लगे। लेकिन टूर पर जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें वे लिखते हैं, अगर मेरी जान को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवार पंजाब पुलिस और डीजीपी पंजाब KPS गिल होगा। फिर वो कनाडा, इंग्लैंड के लिए निकल पड़े। विंडसर से बर्मिंघम, टोरंटो से लंदन, जहां भी जाते लोकल MPs, MLAs और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मिलते और पंजाब का हाल बताते। इसका नतीजा हुआ कि इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ और खालड़ा जी की बात इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाने लगी। खालड़ा जी को कनाडा और इंग्लैंड में रेफ्यूजी बनने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन खालड़ा जी ने वो साफ इनकार कर दिया और वह बोलने लगे कि मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट बेट्रे माई पीपल। इंडिया आने के बाद खालड़ा जी एक सुबह अपने घर के बाहर गुरबानी सुनते सुनते गाड़ी धो रहे थे। हल्की हल्की धूप थी और बाहर गली शांत थी। अचानक से वह घर के अंदर आए और अपनी पत्नी से कहा, मेरे बिना बच्चों का ख्याल रखना, जैसे उन्हें पता हो कि आज कुछ होने वाला है। उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया और वह अपनी जॉब पर चली गई। थोड़े टाइम बाद गली के मोड़ पर एक नीली वैन रुकती है। 6-7 पुलिस वाले उतरते हैं। खालड़ा जी को फोर्सफुली वैन में डालकर वहां से चले जाते हैं। ना कोई वारंट, ना कोई पेपर वर्क, ना कोई क्वेश्चन। दिन के उजाले में अपने ही घर से एक आदमी को किडनैप कर लिया गया। Immediately came here and I saw a van had stopped in front of this house and abducted Mr. Khalda at gunpoint. I immediately recognized one DSP Ashok Kumar immediately here, and as I was journalist with the Punjabi Tribune at that point of time, I knew it was Tarntaran police which had abducted Mr. Jaswant Singh Khalda. इसके कुछ दिनों बाद खालड़ा जी को चबाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनके ऊपर बेइंतहा का टॉर्चर किया गया। बेल्ट्स, केबल्स, लाठियां, जो भी मिलता उससे पीटते। उनके सर के बाल और दाढ़ी को भी नोच लिया गया था। इतना टॉर्चर किया कि वह खाना खाने और पैदल चलने से भी असमर्थ हो चुके थे। उनके शरीर पर नील पड़ चुके थे, खून चल रहा था। खालड़ा जी के शरीर को जरूर तोड़ा जा रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत अटूट थी। काफी रातों के टॉर्चर के बाद खालड़ा जी को पास के गांव मानावाला ले जाया गया, जहां पर DGP KPS गिल खुद आए और उन्हें बोलने लगे कि अगर लाइफ चाहिए तो ह्यूमन राइट्स के काम करना छोड़ दो। खालड़ा जी ने सीधा जवाब दिया, अगर मारना है तो मार दो, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद उनको वापस चबाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पर उस रात उन पर एक आखिरी बार टॉर्चर किया गया। और फिर जख्मी शेर को जंजीरों में बंधवाया, फिर 2 गोलियां चला के थाने में ही मरवाया। काट के बॉडी हरि के पुल से पानी में They took out the body and dumped it somewhere here, actually, somewhere here down there. हर के लाला हुआ लाला
वाला पंजाब दे पानी दिया तासीरा खुल गया अज सब जंजीरा जिंदा ओ जिंदा रहूगा नाम खल रहा हमेशा जिंदा रहूगा 100 सालम बाद भी कोई आम बचा उठ कहूं मैं हनेरे नु चनौती दिंदा मैनू जिंदगी ते मौत चो कुछ भी मिले मैं सच लई जिंदा। तो ऐसे खालड़ा जी को उन्हीं लावारिस लाशों में शामिल कर दिया जिनके लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खालड़ा जी की वाइफ बीबी परमजीत कौर खालड़ा ने अपने पति की लड़ाई को जारी रखा। पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, कमीशंस कहीं हार नहीं मानी। सालों की फाइट के बाद 2007 में 5 ऑफिसर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। लेकिन केपीएस गिल का क्या, जिसका नाम खालड़ा जी ने लास्ट हैंड रिटन नोट में भी लिखा था, उसकी ना कोई इंक्वायरी हुई, ना सजा मिली, ना कोई सवाल। वो आराम से जिया और नेचुरल डेथ से मरा। और इस वक्त एक दुखद खबर आपको दे दें, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिस सिस्टम। खालड़ा जी का नाम आज भी जिंदा है। इंटरनेशनली उनके नाम पर स्कूल्स, पार्क्स, मेमोरियल्स बने हुए हैं। गोल्डन टेम्पल में उनकी तस्वीर शहीदों में शामिल है। और आज इतने सालों बाद पंजाब 95 जैसी मूवी को बैन किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू हाइड हिज स्टोरी। आज ऐसे लग रहा है कि खालड़ा जी फिर से किडनैप हुए हों, उनके ऊपर फिर से टॉर्चर हो रहा हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनको टॉर्चर या किडनैप सेंसर बोर्ड कर रही है। लेकिन सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। इट कैन बी डिलेड बट नेवर बी सप्रेस्ड। जिंदा रहूगा नाम खल रहा हमेशा जिंदा रहूगा 100 सालम बाद भी कोई आम बचा उठ कहूं मैं हनेरे नु चनौती दिंदा मैनू जिंदगी ते मौत चो कुछ भी मिले मैं सच लई जिंदा।